जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अपने यूट्यूब चैनल श्रीनिवास पांडे में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसे लोगों तक पहुंचाएं, जिससे लोगों में जागरूकता के साथ साथ उनके अंदर देश प्रेम की भावना, राष्ट्र के प्रति समर्पित की भावना पनपे। कल वीडियो था कि पर्यावरण में बनाया था। कल 1 घंटे का वीडियो था और उसी के आगे को बढ़ाते हुए आगे पार्ट के लिए हम कर रहे हैं। कल हमने यातायात पे बातें की थी और हमने बातें की थी यातायात पे बात की थी, हमने नदी नाले पशु पक्षी सब पे बात की थी कि हमें वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अगर हम वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हमारा नैसर्गिक विकास होगा, मतलब राष्ट्र का भी विकास होगा, क्योंकि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था उसके पर्यावरण पे भी होता है। और इतनी ज़्यादा आजकल लोग समिट कर रहे हैं, लोग जागरूकता लोगों को पहचान रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों में जागरूकता का अभाव है। लोग अभी भी नहीं जाग रहे हैं, एक कान से सुनते हैं, एक कान से निकाल देते हैं। और जैसे चौराहों पर हमेशा सरकार द्वारा ये बोला जाता है कि आप इधर उधर थूकिए मत, लेकिन लोग थूकने से बाज नहीं आते, लोग थूक देते हैं और जिसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे पे। और जिस प्रकार आप अपने घर को एकदम साफ़ सुथरा रखते हैं तो दूसरों को घर सड़क को भी साफ़ सुथरा रखिए, सड़क पे कूड़ा कचरा न फैलाइए, थूकिए मत और इधर उधर गंदगी ना फैलाएं। गंदगी फैलाने से आपकी मानसिकता दिखती है कि आप किस प्रकार के प्रवृत्ति के इंसान हैं और एक हमारी छवि भी धूमिल होती है। तो आसपास के वातावरण को स्वच्छ करना हमारा बहुत ज़्यादा नैतिक कर्तव्य होता है और हम नैतिक कर्तव्य से अपने पीछे नहीं हट सकते। और स्कूलों में भी, विद्यालयों में भी लोगों को सिखाया जाता है, पाठ पढ़ाया जाता है कि आप साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, प्लास्टिक का प्रयोग ना कीजिए। आसपास अपने वातावरण को जितना स्वच्छ रखेंगे उतना आपका पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा। और पर्यावरण के लिए कितनी भी कैंपेन चलाए जा रहे हैं तगड़े, और स्कूल कॉलेजों में भी पर्यावरण को एक विशेष कंपलसरी सब्जेक्ट में शामिल करना चाहिए। उस पर नंबर देना चाहिए कि पर्यावरण पे आप कितना कार्य करते हैं। उनको प्रोजेक्ट देना चाहिए कि आप रिटर्न एग्जामिनेशन आपने लिए, लोग रिटर्न में तो बहुत बड़ी चौड़ी बात करेंगे, आपने समाज के लिए कितना किया, कितना आपने भागिता दी, अपनी कितनी सहभागिता दिखाई, उस पर आपको प्रोजेक्ट दीजिए। हम नहीं कहते हैं कि एक पर्यावरण पे हर, चाहे साइंस स्ट्रीम हो, चाहे आर्ट्स स्ट्रीम हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम हो, पर्यावरण एक कंपलसरी सब्जेक्ट में शामिल करना चाहिए। और कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ उनका एग्ज़ाम मत लीजिए, उनको प्रोजेक्ट दीजिए कि आपने समाज के लिए कितना कीजिए। और ये नहीं कि प्रोजेक्ट देकर वो सबमिट कर दे, रिपोर्ट कर दे, ये दीजिए कि वो उन्होंने कितना काम किया, उनका लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन लीजिए, जिससे उनको पता चले उन्होंने पर्यावरण के लिए कितने लोगों को जागरूक किया, पर्यावरण के लिए कितना कार्य किया, जिससे हमारा मतलब समाज भी विकसित होगा और हमारा देश भी विकसित होगा, हर देश विकसित होगा। पूरे ग्लोबल में पर्यावरण पे बहुत बहस चल रही है। ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर का मेल्ट होना बहुत ही चिंतनीय विषय है। अगर ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो फिर क्या होगा, कई शहर डूब जाएंगे और ये खतरे की अलार्म घंटी बज चुकी है। और बाढ़ आना भी ये सूचक है कि ग्लेशियर बहुत रुसे है। समुद्र का जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। समुद्र के जल स्तर बढ़ने का कारण ये है कि ग्लेशियर का मेल्ट होना है। तापमान बहुत ही ज़्यादा हो गया है, तापमान आप देखिए, गर्मी कितनी ज़्यादा है, सूरज की तपन कितनी ज़्यादा है, सूरज की तपन इतनी ज़्यादा है कि असहनीय होती जा रही है। मई जून में जितनी तपन सूरज की थी वो बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं थी, जैसे लग रहा था शरीर भट्टी के समान जल रहा है। आदमी का निकलना दुर्भर हो गया था, लोग रोजगार के लिए निकल नहीं रहे थे, रिक्शे वाला रिक्शा नहीं चला रहा था, टेम्पो वाले टेम्पो नहीं चला रहे थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग की निशानी है। हम अभी नहीं चेते तो कभी नहीं चेतेंगे। तो हमें इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि हमें ग्लोबल वार्मिंग पे बहुत ज़्यादा
ध्यान देना होगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही एक चिंतनीय विषय है। और ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना मतलब ग्लेशियर का मेल्ट होना, और ग्लेशियर जितना मेल्ट होगा उतना जल स्तर समुद्र का बढ़ेगा, नदी का बढ़ेगा, बाढ़ आएगी, और बाढ़ आएगी तो फसलें चौपट होगी, किसान कृषक को बहुत ज़्यादा होगी, किसान बेचारा भूखमरी से मर जाएगा। वैसे भी जो हमारा अन्न देवता है किसान, वो ही एक सबसे गरीब इस देश में है, और जिसने मतलब लोगों का पेट भरता है, 3 बजे तड़के भोर में अपने खेतों में जाता है, और जब धान की रोपाई होती है तो बहुत ही अपने ठंड में खेतों में इतने पानी में, घुटने से ऊपर पानी में वो रहता है और अपने पौधे को रोपता है, लेकिन उसकी स्थिति सबसे दयनीय है। तो अगर इसी प्रकार से बाढ़ की चपेट में आते रहे, और अभी आप देखिए टमाटर की मतलब खपत नहीं हुई है, सफल चौपट हो गई है, तो इसका मुख्य कारण क्या? क्योंकि हम आप हैं, टमाटर की नहीं हो रही, टमाटर 180 रुपये मिल रहा है, तो इसकी मुख्य कारण क्या है? हम आप हैं। जब अन्न का उत्पादन नहीं होगा, अभी तो टमाटर बढ़ा, फिर सब प्याज बनेगा, और हम सरकार को कोसेंगे, सरकार को। सरकार ही नहीं जिम्मेदार है इसके लिए, हम जिम्मेदार, हम आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम आपने पर्यावरण का दोहन किया है। अगर एक गाय का आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा थन से दूध निकालोगे, जितना वो दूध दे सकती है उतने ही दूध निकालोगे, अगर उसको ज़रूरत से ज़्यादा दूध निकालने की चेष्टा करोगे तो वो मर जाएगी। उसी प्रकार एक धरती माँ भी है, धरती माँ को हम जितना अगर उससे हम ज़रूरत से ज़्यादा काम लेंगे तो वो कितना सहेगी, उसका फटना लाजमी है। तो अगर आप धरती माँ से प्यार करते हैं और आप वातावरण से प्यार करते हैं तो आप चेतिए, ये सरकार की एक ड्यूटी नहीं होती, एक हर नागरिक की ड्यूटी होती है, एक हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य है कि वो सरकार की सहभागिता में भाग ले। ये नहीं कि वो सिर्फ है आज हम क्या सिमट के रह गए, आज हमारे में ये है कि हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा बस, हम इतने में सिमट हो गए। कोई भी राष्ट्र के लिए नहीं सोचता है, कोई भी राष्ट्र के लिए नहीं जाता है, राष्ट्र के लिए नहीं। अगर हम जाते भी हैं तो ये अगर ज्योतिष को भी दिखाते हैं तो ये कहते हैं कि हम हमारा क्या होगा, हमारे परिवार को कितना हम धन संपदा हमारे पास आ जाएगी। हम भगवान की ईश्वर से आराधना भी करते हैं तो हम यही मांगते हैं कि हम करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, लेकिन हम ये कभी राष्ट्र के लिए किसी को मांगते हुए नहीं देखा। कोई भी राष्ट्र के लिए नहीं सोचता है कि राष्ट्र के लिए मांगे, हमारा राष्ट्र संपन्न होगा। अगर आप हमारा राष्ट्र संपन्न होगा तो आप भी संपन्न होंगे, हर एक व्यक्ति संपन्न होगा, लेकिन हम ये लोग राष्ट्र के लिए हम नहीं भी मांगते। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही चिंतनीय विषय है, और इसके लिए हमको बहुत ही सोचना पड़ेगा कि हम किस ओर जा रहे हैं। हमें इस बात पे बहुत ध्यान देना होगा। तो जिस प्रकार से वो हो रहा है, ग्लेशियर का मेल्ट होना, तापमान का बढ़ना, ये सब मुख्य बिंदु हैं। इन मुख्य बिंदु को हमें नहीं करना, और ये एक विषय में शामिल करना ही होगा। हर विद्यालय, हर यूनिवर्सिटी को अपने विषय में पर्यावरण को शामिल करना पड़ेगा और लोगों को देना पड़ेगा। और अध्यापक की भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो भी दें, वो भी मतलब इसी और इनिशिएटिव ले, विद्यार्थियों से कार्य कर रहा है। विद्यार्थियों को ये ना छोड़ दे कि नंबर दे देंगे और उनकी इतिश्री हो गई। उन्होंने कितना कार्य किया, उनका लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन कितना हुआ, उनका फीडबैक लीजिए, फिर उनको नंबर दीजिए। उनसे आपको कार्य कराना है, वो कार्य नहीं करेंगे, आप उनसे कार्य कराएंगे तो वो हमारा बहुत ही ज़्यादा विकास होगा। और अब हम जानते हैं कि अध्यात्म क्या है, इन चीज़ों को जानना है। और आज लोगों में मानसिक वेदना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मानसिक बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसका मुख्य कारण है कि उनके खान पान में बहुत है, और खान पान मिलावट मिल रही है। और ये खान पान मिलावट क्यों मिल रही है? क्योंकि पर्यावरण की वजह से। आज अगर एक व्यक्ति से आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो 6 घंटे काम करे, 8 घंटे काम करे, 14, अगर आप उससे 22 घंटे 24 घंटे काम करेंगे तो वो मर जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर हम एक लोगों से ज़रूरत से ज़्यादा काम करने लेते हैं और लोगों के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा कम है तो लोग अध्यात्म से दूर हो रहे हैं, अध्यात्म उनके अंदर नहीं पनप रहा है। तो हमें अध्यात्म मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। मेडिटेशन से ये फ़ायदा होता है कि हम मेडिटेशन करने से हमारा बहुत ज़्यादा हमें बहुत ही शांति मिलती है, बहुत ही
ही अपनापन मिलता है। मेडिटेशन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो हमें मेडिटेशन को करना चाहिए और अपने अंदर मतलब एक ऐसी लॉ, अगर मेडिटेशन करते हैं तो हमें एक ऐसा प्रकाश बिंदु मिलता है जिससे हमें मतलब शांति मिलती है। और जितने भी ऋषि मुनि हुए थे पीछे, उन्होंने मेडिटेशन बहुत करते थे और उनको मेडिटेशन करने के वजह से वो 100 दिन खाना नहीं खाते थे, 4 महीने बिना खाने और पानी के रह जाते थे। तो इसका मुख्य कारण था मेडिटेशन। उनके अंदर इतनी शक्ति हो जाती थी। और योग हमारा सबसे मतलब बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अगर हम योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तो योग हमें करना होगा और हम हमारे पर्यावरण को भी करेंगे। लोग क्यों जाते थे हिमालय में, पर्वत में? क्योंकि वहाँ पे उनको वातावरण स्वच्छ मिलता था, उनको झरने अच्छे मिलते थे, उनको नदियाँ अच्छी मिलती थी, उनका शांत। नदी देखिए जब बहती है तो कितनी अंदर अपने अंदर शांतिता का प्रतीक ले जाती है, कितनी शांत होती है नदी, कितना उसके अंदर एकदम ठहराव होता है। और वो एकदम जब बहती भी है तो कितना मधुर संगीत देती है। नदी के बहने में एक आपको संगीत का एहसास होगा और एक आप संगीत को महसूस करोगे। नदी और समुद्र बहुत तेज लहरें होती है, समुद्र उफान होता है, समुद्र उग्रता का प्रतीक है। लेकिन नदी उग्रता नदी में जब होती है, जब वो बाढ़ आती है तब वो उग्र होती है, लेकिन नदी में बहुत ठहराव होता है, नदी बहुत शांत होती है। आप नदी में देखिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। आप अपनों को नदी के साथ कनेक्ट करोगे, नदी के अंदर तालाब के साथ आप कनेक्ट करोगे, उनके अंदर बहुत ठहराव होता है, बहुत ही शांति होती है। तो हमें अध्यात्म की तरफ अपने को बहुत ले जाना होगा। अध्यात्म हमारा केंद्र बिंदु रखना होगा। अध्यात्म से बड़ा कोई हमें मतलब नहीं होता है। और अध्यात्म में ये चीज़ होती है कि आपको शांति भी मिलती है, प्लस आपको ये एहसास होता है कि अपने अंदर बहुत आपको कूल एहसास होता है, आपको क्रोध नियंत्रण होता है। अध्यात्म सबसे बड़ा होता है। तो अध्यात्म, और जो हम कृष्ण जी को मानते हैं, तो कृष्ण जी में क्या था, वो बहुत अध्यात्म करते थे। और कृष्ण जी के अंदर बहुत शक्ति क्यों थी? क्योंकि उन्होंने अध्यात्म अपने अंदर लाया था और वो हमेशा पर्यावरण से जुड़े रहते थे, अपने को पर्यावरण से करते थे। देखिए वो पर्वत के नीचे जाते थे, गाय चराने जाते थे, तो वो मतलब पर्यावरण से कृष्ण का बहुत गहरा कनेक्शन था। कृष्ण जी बहुत पर्यावरण से जुड़े हुए थे और इसी वजह से उनको पर्यावरण से बहुत ही प्यार था और अध्यात्म से प्यार था, और वो इसी कारण उनके अंदर बहुत शक्ति होती। आप अपने अंदर बहुत शक्ति महसूस करेंगे जब आप अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे, तो आप बहुत अंदर आप में एक शक्ति होगी। अध्यात्म हमें एक शांति दिखाता है और एक हमें शक्ति देता है, हमें कार्य करने की चेष्टा देता है। जो योग करते, योग करने से लोग क्या होते थे, भूख प्यास उनको नहीं लगती थी, कितने दिन भूख प्यास से वो ऐसे ही रह जाते थे। तो इसका मुख्य कारण था कि वो योग करते थे, उनके अंदर योग करने की शक्ति थी। तो हमें योग को अपने अंदर बहुत ही एक एक्सरसाइज में शामिल करना चाहिए। जो योगा करते हैं, जो वो करते हैं, वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं, उनको कोई बीमारी नहीं होती है। आज हॉस्पिटल में इतनी क्यों भीड़ लगी रहती, लाइन क्यों लगती थी? लोगों के खान पान में बहुत अंतर हो गया और लोगों के खान पान में बहुत ज़्यादा बिगड़ैलपन हुआ है। तो लोग अपने खान पान को पे एकदम ज़रा भी ध्यान नहीं देते हैं और मतलब बहुत ही ऑयली, बहुत ही है। लोग पहले क्या करते थे, बहुत कंदमूल फल खा के रह जाते थे, तो कंदमूल फल खा उनको शक्ति मिलती थी। और खान पान में लोग आजकल ऑयली खाना अपने अंदर बहुत शामिल कर लिए। तो खान पान पे हमें बहुत ज़्यादा देना होगा। और हार्ट अटैक की बीमारी और आजकल ये क्या हो रही है, क्योंकि उनका खान पान सही नहीं है। अगर आप अपने खान पान को सही रखेंगे तो आप एकदम निश्चिंत रहिए कि आपको कोई बीमारी नहीं होगी। तो खान पान आप बहुत एकदम संयमित ढंग से खान पान करिए, बहुत अच्छे ढंग से करिए, तो आपका बहुत ही बहुमुखी विकास होगा। तो खान पान पे हमें बहुत ज़रूरी ध्यान देना होगा। खान पान हमारी उस चेष्टा को बढ़ावा देता है, खान पान हमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देता है। तो खान पान को आप बहुत ही अच्छे से करिए और खान पान पे अपना यानी कि आप डेली फूड कहते हैं, आप न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए। जैसे भीगा हुआ चना रोज़ खाइए और आप बादाम खाइए, काजू खाइए, इसमें बहुत फाइबर होता है। तो खान पान पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा, तो आप बीमारियों से कोसों दूर रहेंगे। आप ऑयली और जंक फूड से एकदम परहेज कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोटी खाते हैं, मतलब खाना चाहते हैं, तो रोटी में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है और रोटी बहुत ही ज़्यादा
अच्छी डाइट नहीं होती। तो मैं अपनी डाइट में से ज़्यादा चावल खाता हूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा पोहे, उपमा, इडली ये सब डाइट खाता हूँ। तो इसी वजह से मेरे खान पान में मेरा बहुत संयमित रहता है, तो इसलिए थोड़ा बीमारी कम होती है। तो खान पान हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। खान पान को आप बहुत ही ज़्यादा अपने डाइट ऐसी लीजिए जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए उचित हो। ऐसी डाइट मत लीजिए जो आपके स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। और हम सबसे अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं, जब अध्यात्म, जो हम अध्यात्म कह रहे थे। अध्यात्म क्या चीज़ है, इस चीज़ को आप जानिए, अपने लोगों को समझिए और मेरी विद्यालयों से भी गुजारिश है कि जैसे पहले गुरुकुल चलता था, तो गुरुकुल में लोगों को अध्यात्म, योग सब चीज़ की शिक्षा देती थी। आज गवर्नमेंट एजुकेशन के नाम पे सिर्फ ज़्यादातर फैशन शो करवाते हैं। ये चीज़ है, अपनी संस्कृति और सभ्यता से हम हट रहे हैं। और हम संस्कृति और सभ्यता को जब हम अपने अंदर हटा देंगे, आत्मसात नहीं करेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे। इसी लोग आजकल लोगों में, युवा पीढ़ी में बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, क्योंकि हम संस्कृति और सभ्यता को ध्यान ही नहीं देते। पहले गुरुकुल में लोगों को सिखाया जाता था, वो होता था, लेकिन आज विद्यालय में क्या होता है, फैशन शो होता है, रैंप वॉक होता है। तो ये क्या होता है, हमारा युवा पीढ़ी कहाँ जा रहा है, हमारा युवा पीढ़ी पथभ्रष्ट हो रहा है। पहले लोग फैशन में, डांस में अपने कल्चर को ज़्यादा शामिल करते थे, अपनी सभ्यता और संस्कृति को, क्योंकि हमारी संस्कृति सभ्यता बहुत उन्नत है और हमारी संस्कृति और सभ्यता को लोग विश्व भर में लोग फॉलो करते हैं। तो हम अपनी संस्कृति और सभ्यता से खुद हट जा रहे हैं। जो विदेश के लोग हमारी संस्कृति सभ्यता को अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं। आज बनारस की गलियों में आप देखेंगे कि बहुत अंग्रेज बहुत है जिन्होंने हमारी संस्कृति को पूरी तरह से अडॉप्ट कर लिया और उसी में वो रस बस गए हैं। आप बनारस की कितनी गलियों में आप जाएंगे कि अंग्रेज लोग रह रहे हैं, तो वो अपनी सभ्यता को हमारी सभ्यता से आत्मसात कर लिए, कनेक्ट हो रहे हैं, और हम विदेशी सभ्यता में भागे जा रहे हैं। हम अपनी संस्कृति, कोई भी सभ्यता और कोई भी संस्कृति गलत नहीं होती है, लेकिन हम उसका आलोचना नहीं करेंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता बहुत उन्नत है, उसको आत्मसात कीजिए। हमारी संस्कृति हमें दिलाती है कि अतिथि देवो भव। हम लोग अतिथि जब हमारे घर में आता था तो हम उसका एकदम स्वागत करते थे, पानी पिलाते थे, उसको खाना खिलाते थे, उसको एक मतलब बहुत ज़्यादा सम्मान देते थे। आज लोग क्या होते हैं, अतिथि उनके लिए बोझ बन गया है। क्यों बन गया कि लोग अपने अंदर सिमटते जा रहे हैं, लोग एक कुटुंब की तरह नहीं रहते। आज एक जो पहले परिवार होता था, संयुक्त परिवार होता था, आज कितने संयुक्त परिवार आपको देखने को मिलेंगे, ना के बराबर मिलेंगे। लोग टूट गए हैं, लोगों के अंदर जोड़ने की शक्ति नहीं है, इसलिए खंडित हो गए। जब एक हमारा हाथ है, जब ये देख रहे हैं आप, ये उंगली अलग अलग है, जब हम इसको इकट्ठा करेंगे, ये इकट्ठा किया हमने, तो ये हमारी क्या बन गई, ताकत बन गई, ये हमारी मुट्ठी हो गई। फिर हम सामना किसी से भी कर सकते हैं। तो हम इस उंगली को ऐसे विकटित करने दे रहे हैं। इसी वजह से आज हमारा भटकाव है और आज इतनी कष्ट में लोग जी रहे हैं। और पहले लोग होते थे क्या, एक परिवार का मुखिया होता था और उसमें बच्चे अगर उसके बाप के 6 बेटे होते थे तो सब मतलब पैसा देते थे मुखिया को, और उससे वो अपना पैसा से पूरा घर खर्च चला देता था, तो लोगों को नहीं होता था। तो अब ये आजकल के लोगों में ये मनोभावना आ गई है कि अरे हम अकेले रहेंगे तो हमारा पैसा रहेगा, हमारे बीवी रहेंगे, हमारे बच्चे, हम क्यों दूसरे। लेकिन ये नहीं जानते थे कि वो पैसे में, उनका पैसा जब वो संयुक्त परिवार में रहते थे तो उनका पैसा बचता था और उनका पैसा रहता था। लेकिन आज उनको पैसे हमेशा तंगी में रहते हैं और बीवी पे फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, बच्चों पे फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। पहले संयुक्त परिवार में रहते थे तो समझ में नहीं आता था, घर का एक मुखिया पूरा चलाता था घर और फिर उसी में सब रहते थे। तो लेकिन आज ये सोचते हैं कि अरे हमारा पैसा रहेगा, हमें खर्च करना पड़ेगा, हम इन पे क्यों खर्च करेंगे। लेकिन नहीं जाते थे, अगर 10,000 कमाते थे तो उनका वो 5,000 रुपये अपने बाबूजी को देते थे और उस 5,000 में ही उनका घर चल जाता था। आज वो 10,000 कमाते हैं, फिर भी उनका बजट क्या होता है 12-14,000। लेकिन एक ये मानसिक सोच की मतलब कमी है। उनको ये लगता है कि अरे हमारा पैसा था, हमारा बचेगा, अपना पड़ेगा, हम क्यों खर्चे। जबकि उनका पैसा जब वो सही
संयुक्त परिवार में रहते थे तब बचता था और बचा भी लेते थे। आज क्यों नहीं बचा पा रहे? क्योंकि वो अपने वो जो सोचते हैं कि हमें नहीं खर्च करना पड़े, अपने अनुसार चलते हैं, और वो अपने अनुसार चलते हैं तो उनको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो ये मेरा कहना है कि जिस प्रकार परिवार और ये सब का उदाहरण देने का कारण था कि हमें भी मतलब पर्यावरण को भी एक इकट्ठा लेके चलना है, और हम ये पर्यावरण को क्या बांट दे रहे हैं। हम पर्यावरण को, हर पर्यावरण की पहलू को देखना होगा, चाहे नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पेड़, सबको एक रूप में देखना पड़ेगा। और एक रूप में जब हम देखेंगे तो हमें पक्षी की भी मतलब संरक्षण करना है, हमें पेड़ का भी संरक्षण करना है, हमें नदी तालाब का भी करना है। अगर नदी तालाब सूख जाएगी तो हमें क्या, पेड़ को पानी कैसे मिलेगा? पेड़ को पानी नहीं मिलेगा तो आपको मेरे परिवार का जो एक एग्ज़ाम्पल दिया, तो उसी का वो एग्ज़ाम्पल पर्यावरण पे भी लागू होता है। अगर एक लोग से एक दूसरे के पूरक है, नदी तालाब पेड़ पशु पक्षी एक दूसरे के पूरक है, कोई भी एक दूसरे के बिना अधूरा है। जिस प्रकार एक परिवार में पिता और माता और उसके बाद पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो उसी प्रकार पर्यावरण में भी ये सब एक दूसरे के पूरक है। अगर नदी तालाब सूखते हैं तो हमारे जानवर की जान पे खतरा आता है, हमारे पेड़ के जान पे खतरा आता है। तो हमें कैसे मिलेगा, फल फूल कैसे मिलेगा, खाना कैसे मिलेगा? हम कैसे खाना खाएंगे, फल फूल कैसे खाएंगे? तो हम खाना नहीं खा पाएंगे, हमें कमी मिलेगी। तो सब आप इससे सीखिए, पर्यावरण से भी सीखिए और अपने परिवार से भी सीखिए, क्योंकि हमें इकट्ठा रहना है, हमें एकत्रित रहना है। हम विघटन होते हैं, हम जाति में न बटें, हम जाति में बांट दे रहे हैं लोगों को कि ये जाति वो है, ये जाति वो है। हम ये हम क्यों नहीं कहते हैं कि हम एक हैं? हमें एक होकर लड़ना है, और हमें एक होकर राष्ट्र के लिए जीना है, और एक होकर राष्ट्र को उन्नत करना है। अगर हम एक होकर राष्ट्र को उन्नत करेंगे तो हमारा राष्ट्र भी संपन्न होगा और हम भी संपन्न होंगे, क्योंकि राष्ट्र से हम हैं, हमारे से राष्ट्र है। और अगर कोई भी एक आदमी टूटता है, अगर मनुष्य टूटता है तो राष्ट्र टूटता है, राष्ट्र टूटता है तो मनुष्य टूटता है। उसका प्रभाव कहीं ना कहीं से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों पे पड़ता है। तो हमें दोनों को ही बराबर संयुक्त रूप में और एक संयम होकर उन दोनों का सामना करना पड़ेगा, और दोनों को एक धागे में पिरोना पड़ेगा। जिस प्रकार माला को हम पिरोते हैं, और माला अगर टूट जाती एक भी तो वो माला बिखर जाती है, उसको हमें समेट के एक धागे में पिरोना होगा। वैसे ही हमें इन सबको समेट कर एक में पूरा होगा, राष्ट्र को, परिवार को एक धागे में पूरा पिरोना पड़ेगा। जब एक परिवार उन्नत होगा तो एक राष्ट्र समाज उन्नत होगा, और अगर जब समाज उन्नत होगा तो एक राष्ट्र उन्नत होगा। जब एक राष्ट्र उन्नत होंगे तो पूरा विश्व उन्नत होगा। तो हमको सबको एक माला में पिरोना है, हमें बट के नहीं रहना है। अब बट के बहुत रह लिया, बट के बहुत देख लिया, अब हमें एक हो जाना है, एक होकर सोचना होगा, एक होगा। पहले एक खंडित पूरा एक अखंड राष्ट्र होता था, हम एक अखंड राष्ट्र की कामना करते हैं, क्योंकि हमने अपने को जाति संप्रदाय में बांट दिया। उसका नतीजा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हमारा समाज भी बिखरा, हमारा राष्ट्र भी बिखरा, हमारा विश्व भी बिखरा। तो हम बिखर के रह गए, और बिखर के रहने से क्या मिला? कुछ नहीं मिला, हमें बाबा जी का टुल्लू मिला। तो इस वजह से हमें एक होकर सब चीज़ का सामना करना है, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। एक होकर ही हम किसी भी चीज़ का सामना कर सकते हैं। और हम अब आ रहे थे कि अध्यात्म, तो अध्यात्म पे हो रहा था कि अध्यात्म क्या है, अध्यात्म को आप कैसे महसूस करते हैं। अगर जब आप पहले आप जब ध्यान लगाएंगे तो पहले आपका मन एकदम बटेगा, वो होगा, आप एकदम एकाग्रचित होकर कीजिए और ओम का जाप कीजिए। अगर ओम में ही बहुत शक्ति है, ओम में ही पूरा सब सृष्टि समाई हुई है। अगर आप करेंगे तो आपको आपके मस्तिष्क पे ऐसे यहाँ पे कुछ ना कुछ महसूस होगा, फिर कुछ महसूस होगा, फिर आपकी स्टेमिना कुछ ना कुछ बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए आप महसूस करेंगे कि आप अंदर अपने पूरा होगा, आपकी पूरी हीलिंग हो रही है, अंदर से ऊपर तक हीलिंग हो रही है, और आपका मन एकदम शुद्ध हो रहा है। जब मन शुद्ध होगा तो आप भी शुद्ध होंगे, क्योंकि शुद्धता उस प्रमाणित पे खड़ी होती है, क्योंकि अशुद्ध और शुद्ध में बहुत भेद है। शुद्धता क्या मतलब है? शुद्धता अच्छा का प्रतीक है, और अशुद्धता क्या क्या बुराई का प्रतीक है। तो शुद्धता और अशुद्धता का भेद आपको जानना है,
है। जब आप शुद्ध और अशुद्ध के भेद को पहचान लेंगे तो आप एकदम सात्विक कहलाएंगे। सात्विक और असात्विक क्या होते हैं? जो सात्विक होते हैं कि जो एक अच्छे कर्म में जीते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, उनके विचारों में सात्विकता होती है, उनकी सोच में सात्विकता होती है। तो जब हम अब उस सात्विकता की ओर जाएंगे तो हमारा मन एकदम बहुत ही प्रसन्नचित होगा, हमारा मन बहुत सुखमय होगा। और जब हम असात्विकता की ओर जाएंगे तो हमारा मन बहुत बेचैन होगा, हम अपने अंदर बहुत बेचैनी महसूस करेंगे। तो हमें सात्विकता और असात्विकता के भेद को जानकर अपने अंदर को इस तरह से आत्मसात करना है, इस तरह से उन्नत करना है कि हमें लगेगा कि हाँ हम हैं, और लोगों को हम ज्ञान की पाठशाला पढ़ा सकेंगे, ज्ञान का उनके अंदर लौ जलाएंगे। क्योंकि ज्ञान का लौ जलाना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। ज्ञान के लौ के कारण, ज्ञान का जिस प्रकार हम लौ जलाएंगे उसी प्रकार से हम अपने अंदर महसूस करेंगे। तो ज्ञान का दीपक जलाना हमारे अंदर बहुत है, क्योंकि अंधकार और प्रकाश का बहुत गहरा रिश्ता है। अगर अंधकार है तो प्रकाश है, प्रकाश है तो अंधकार है। तो अंधकार और प्रकाश एक दूसरे के पूरक हैं। तो अपने अंदर प्रकाश जलाइए, और आप अपने अंदर के अंधकार को तभी मिटा सकते हैं जब हम सत्य और असत्यता की परख रखेंगे। सत्य और असत्य में बहुत भेद है। तो राम किसके प्रतीक थे? सत्यता के प्रतीक थे। और रावण किसके प्रतीक थे? असत्यता के प्रतीक थे। तो सत्यता और असत्यता में बहुत ही अंतर है। तो सत्य की कसौटी पे खड़े करिए। क्यों रावण हार गया? वो रावण बहुत ज्ञानी था, बहुत ही वो था, लेकिन उसका हारने का कारण ये था क्योंकि उसने असत्यता को चुना था। और इस कर कितना भी ज्ञान हो के, कितने भी मनुष्य ज्ञानी ना हो जाए, कितना भी मनुष्य विद्वान ना हो जाए, लेकिन अगर उसके अंदर असत्यता आ गई तो उसकी पराजय निश्चित है। और वही रावण के साथ हुआ। और राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहलाए? क्योंकि उनका जन्म ही सत्यता को सिद्ध करने के लिए था, सत्यता की कसौटी पर करने हुआ है। तो हम सत्यता की कसौटी पे तभी अपने को खड़ा कर सकते हैं जब हम अपने अंदर महसूस करेंगे कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। हमें अपने को प्रकाश की ओर ले जाना है, ना कि अंधकार में। उसी प्रकार हमें वातावरण को जब हम शुद्ध करेंगे, वातावरण को स्वच्छ रखेंगे, तो हम अपने अंदर प्रकाश महसूस करेंगे। जब हम वातावरण को गंदा करेंगे, जब वातावरण को हम बहुत ही दूषित करेंगे, तो हमें अंधकार की ओर हम ले जा रहे हैं। अपने को किस तरफ ले जा रहे हैं? हम अंधकार की ओर ले जा रहे हैं। हमारा अंधकार से एकदम गहरा रिश्ता हो जाएगा। तो अगर हमें अपना रिश्ता प्रकाश की ओर ले जाना है तो हमें उस मापदंड पे खड़े होना होगा। और उस मापदंड पे तभी हम खड़े हो सकते हैं जब हम अपने अंदर ये महसूस करेंगे कि हाँ, हम सही रास्ते की ओर जा रहे हैं। तो पर्यावरण की रक्षा के लिए आपको सबसे पहले ठोस 10 एक सूत्र बना लीजिए कि हमें पर्यावरण के लिए क्या क्या कार्य करना है। क्योंकि हर सरकार के हम आश्रित नहीं रह सकते। हर एक नागरिकों को पर्यावरण के लिए जागरूक होना है। और आज का सबसे बहुत ही गहरा, बहुत ही चिंतनीय विषय पर्यावरण है। क्योंकि पर्यावरण का बिगड़ना मतलब मनुष्य के अस्तित्व पे खतरा, पशु पक्षी के पे खतरा। और पर्यावरण ही से सब कुछ मिलता है, पर्यावरण ही से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। तो पर्यावरण की रक्षा करना हर एक नागरिक का कर्तव्य है, हर एक इंसान का कर्तव्य है। और हर एक इंसान जब जाग जाएगा पर्यावरण के लिए तो हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ हो जाएगा और हम हो जाएंगे। और हमें अपने जनसंख्या नियंत्रण पे भी ध्यान देना होगा। क्योंकि एक कमरे में अगर हम 100 लोगों को ढकेल देते हैं तो आदमी दम घुट के मर सकता है। तो एक पृथ्वी भी उतना ही भार सहन करेगी, वो जितना भार वो सहन कर सकती है। तो हमें अपनी जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए बहुत कहा है। जब माल्थस ने अपना सिद्धांत दिया था कि जब पृथ्वी पर दबाव बढ़ता है तो पृथ्वी अपना संतुलन खुद स्थापित कर लाती है। तो लोगों ने उसे जोकर और उसको पागलपन, दिवालिया घोषित किया गया कि ये मस्तिष्क से दिवालिया है। लेकिन आज उसी की बात सत्यता के प्रमाणित पर खरी उतर रही है। क्योंकि पृथ्वी पे जब भार पड़ रहा है तो दुर्घटना, भूकंप जैसी चीज़ें आ रही, महामारी जैसी चीज़ें बढ़ रही।
रही है। तो पहले लोगों ने कहा था कि जनसंख्या बढ़ने से भूकंप का क्या मतलब है, भूकंप पर्यावरण जनसंख्या से कैसे आएगा। तो जब पृथ्वी पे दबाव पड़ेगा तो पृथ्वी क्या होगी, अपनी डोलेगी, पृथ्वी करेगी, डिसबैलेंस होगी, तो वो भूकंप आता है, सुनामी आती है। और जब उस पर तब भी कहा गया था कि अरे ये पागल हो गया है, दुर्घटना से क्या मतलब है। लेकिन जितने लोग ज़्यादा बढ़ेंगे, जितनी हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा बढ़ेगा तो दुर्घटना भी उतनी होगी। आज उसी की बात सत्यता के प्रमाणित पर खरी उतर रही है। तो लोग उसको पहले दिवालिया, मस्तिष्क से कमज़ोर, ये सब है, लेकिन आज उसी की बातें एक एक अक्षरश पूरी सत्य हो रही है। तो हमें जनसंख्या नियंत्रण पे भी बहुत ध्यान होगा। हम दो, पहले हमारे दो होते थे, लेकिन आज लोग ये जान गए कि हम दो हमारे एक, क्योंकि लोग आज ये समझ चुके हैं इस महंगाई में, ये लोग समझ चुके हैं कि हम दो हमारे दो से भी काम नहीं चलेगा, हम दो हमारे एक से काम चलेगा। क्योंकि जनसंख्या का नियंत्रण, पृथ्वी कितना भार जोगी, आज एक भारत की जनसंख्या 140 करोड़ पे, हम चाइना को बीट कर दिए, चाइना को मात दे दिए, तो हम कहाँ तक कितना रह सकेंगे। एक कमरे में अगर एक छोटा से कमरा है, अगर वो उस कमरे में अगर आप 20 लोगों को इकट्ठा कर देंगे तो लोग दम घुट के मर जाएंगे। तो एक भार, एक राष्ट्र कितनी जनसंख्या का भार सहन करेगा। तो इसको हमें सोचना पड़ेगा। हम दो का नारा अब हटा के हम दो हमारे एक का नारा लगाना होगा, तभी हमारी जनसंख्या नियंत्रण होगी। क्योंकि हमें अपना नहीं सोचना है, हमें राष्ट्र का सोचना है, राष्ट्र के लिए करना है। राष्ट्र का सोचेंगे, राष्ट्र के लिए करेंगे, तभी हम भी चैन की नींद सो पाएंगे, हम भी सुखमय जीवन जी सकेंगे, और हमारा जीवन भी सुखमय होगा और एक राष्ट्र भी उन्नत होगा। क्यों आज हमारे लोग हम सरकार को दोषी देते हैं कि महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये जनसंख्या का मूल सिद्धांत है, जनसंख्या की वजह से हो रहा है। अगर यही जनसंख्या, आज हम एक सिंगल उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अमेरिका के बराबर है, तो ये इसका मुख्य कारण क्या है कि हम अमेरिका इतना बड़ा देश हो कि हम उत्तर प्रदेश उसकी जनसंख्या को बीट कर दे रहा है। तो इसी वजह से हमारा राष्ट्र इतना संपन्न नहीं हो रहा है। अगर जनसंख्या नियंत्रण होती तो हमारा राज्य भी आज पूरे विश्व पे हमारा डंका बढ़ता। हम बढ़ रहे हैं आगे, हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रही है, हम बहुत कुछ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हम बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हमारी अगर जनसंख्या नहीं होती तो हम और उन्नत होते और आज हम और लोगों की मदद कर पाते। आज लोग क्यों भारत की ओर देख रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को क्यों देख रहे हैं और भारत से क्यों मतलब लोग प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण है एक राजा का होना अच्छा। एक राजा ही राष्ट्र को बहुत बढ़ाता है, एक राजा ही सब कुछ करता है। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान शासक क्यों था, क्योंकि उसने मतलब अपनी प्रजा के लिए सोचा। तो एक राजा ही राष्ट्र को, देश को बढ़ाता है। तो एक राजा का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, बेल आइकन जरूर बनाना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।